हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। राइट आंसर डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्रमा और सौर गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है, किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाला कक्षा या भूस्थिर कक्षा, जिसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर से अधिक होती है, में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित रहते हैं, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी द्रव की आकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। राइट आंसर बी घटती है। इसकी व्याख्या, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता या विस्कोसिटी कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग और कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। राइट आंसर सी तरंग एवं कण दोनों के समान। आइए इसकी व्याख्या।
प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। राइट आंसर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। प्रातः काल में जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ए लोहा, बी हवा, सी पानी, डी ग्रेनाइट। राइट आंसर ए लोहा। आइए इसकी व्याख्या। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्थता अधिक होती है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नेक्स्ट, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड या OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकित प्रदर्श या डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? OLED का फुल फॉर्म हो गया आपको ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। पहला OLED प्रदर्श नम प्लास्टिक अवस्तरों पर संवितरित किए जा सकते हैं। दूसरा, OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित उपरवेलनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। तीसरा, OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2,
सी 1, 2 और 3। डी उपयुक्त कथनों में से कोई सही नहीं है। राइट आंसर सी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी ही होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त उत्सर्जक परत होती है, जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ओएलईडी डिस्प्ले लचीले प्लास्टिक अवस्तरों पर संविचित किए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। साथ ही ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण संभव है। नेक्स्ट, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप हो सकता है या होता है। ए 133 केल्विन, बी 24 केल्विन, सी 150 केल्विन, डी 250 केल्विन। राइट आंसर ए 133 केल्विन। आइए इसकी व्याख्या। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेमेरिक पदार्थ है, जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ए प्रिंटर, बी कंपाइलर, सी माउस, डी कीबोर्ड। राइट आंसर बी कंपाइलर। आइए इसकी व्याख्या। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं तथा इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तुल्यकाली उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। दूसरा, संगीत के एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर, जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर बी केवल 2, यानी पहला कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या। तुल्यकारी उपग्रह या भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। इस कक्षा में स्थापित एक उपग्रह के दायरे में धरती का 1/3 भूभाग आ जाता है। यदि इस कक्षा में 3 उपग्रह समान दूरियों पर स्थापित कर दिए जाए तो सारी दुनिया में संचार व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट,
INS अस्त्रधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? A. उभयचर युद्धपोत, B. नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी, C. टारपीडो प्रमोशन और पुनर्प्राप्ति या रिकवरी जलयान, D. नाभिकीय शक्ति चालित विमान वाहक। राइट आंसर C. टारपीडो प्रमोशन और पुनर्प्राप्ति जलयान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। INS अस्त्रधारिणी भारतीय नौसेना का पहला ऐसा टारपीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत है जो पूरी तरह से स्वदेश में ही डिजाइन एवं निर्मित है। इसे 6 अक्टूबर 2015 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। दूसरा, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार या जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. न तो एक न ही दो। राइट आंसर C. एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या। नैनो मेडिसिन औषधि वितरण की प्रभावकारिता बढ़ाने और साइड इफेक्ट न्यूनतम करने में सहायक है। नैनो पदार्थ जीन थेरेपी में जीनों को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। A. कार्बन की मात्रा, B. मैग्नीज की मात्रा, C. सिलिकॉन की मात्रा, D. क्रोमियम की मात्रा। राइट आंसर A. कार्बन की मात्रा। आइए इसकी व्याख्या। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रण मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं, इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है या वेल्डिंग। दूसरा, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल एक और दो, B. केवल एक और तीन, C. केवल दो और तीन, D. एक, दो और तीन। राइट आंसर D. एक, दो और तीन। आइए इसकी व्याख्या। एसिटिलीन को एथीन C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में
प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 एक तरफ सूची 2। सूची 1 में ए पोटेशियम, इधर पहला उर्वरक, बी पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा फोटोग्राफी, सी पोटेशियम सल्फेट, तीसरा बेकरी, डी मोनोपोटेशियम टार्टरेट, चौथा बारूद। कूट ए 2 4 1 3, बी 2 4 3 1, सी 4 2 3 1, डी 4 2 1 3। राइट आंसर ए 2 4 1 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सफेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयुक्त होता है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी परकार्यक साहचर्य है? ए जैव उर्वरक, बी परवाल मूल, सी लाइकेन, डी कवक मूल। राइट आंसर डी कवक मूल। आइए इसकी व्याख्या। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी परकार्य सहचर यानी फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में न्यूनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। चौथा, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए 1 2 और 3, बी केवल 1 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3 और 4। राइट आंसर डी 1 2 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दूसरा वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुट्टी अवस्था से व्युत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। इन्हें
बीज पुटियों को बिना नष्ट किए ही प्राप्त किया जा सकता है तथा बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। अतः सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, बी विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, सी विटामिन D बंध्यता रोधी कारक, डी विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। राइट आंसर सी विटामिन D बंध्यता रोधी कारक, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन ए को बंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेपिलेसिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बी तरलता बनाता है, सी भोजन पाचन में सहायक है, डी खड़े होने में सहायता करता है। राइट आंसर ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आइए इसकी व्याख्या। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है हार्मोन और सूची 2 में है स्रावी ग्रंथि। ए प्रोजेस्टेरोन पहला थायराइड, बी टेस्टोस्टेरोन दूसरा अग्नाशय, सी थायरॉक्सिन तीसरा गर्भाशय, डी इंसुलिन चौथा वृषण। कूट ए 3 4 2 1, बी 4 3 2 1, सी 3 4 1 2, डी 1 2 3 4। राइट आंसर सी 3 4 1 2, यानी प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन वृषण, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। आइए इसकी व्याख्या। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। नेक्स्ट, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ए EEG द्वारा, बी EEC द्वारा, सी EMG द्वारा,
डी BCG द्वारा। राइट आंसर ए EEG द्वारा। आइए इसकी व्याख्या। विद्युत मस्तिष्क लेख इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी द्वारा ब्रेन या मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे एपिलेप्सी या मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क का टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख या EEG कहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।